हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यूरोलॉजी स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम बुक पढ़ा रहा हूं। और तो आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये क्लास 11th का फिजिक्स है, एनसीईआरटी बुक से हिंदी माध्यम का। तो देखिए, जो इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये 5वां वीडियो है इस चैप्टर का। 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों को। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया वो वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखें कि उसमें के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज होने वाले हैं। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख करके ही अगला वाला वीडियो देखा करें और उसका रिविजन जरूर करें, ठीक ना। और देखिए, ये हम लोग का चैप्टर 3 है, तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पीछे में जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए। और देखिए, फिजिक्स पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से नोट कीजिए और खुद के हाथ से कीजिए। जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जब आप लोग खुद नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और देखिए, जो खुद नोट बनाया होता है ना, वो बहुत काम देता है। आगे चल के जो आप लोगों का एग्जाम आएगा ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा काम देगा। और ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आगे कुछ करना चाहते हैं तो 11th-12th को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का जरूरत है आप लोगों को, ठीक ना। तो आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हैं तो आप लोगों को फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, हर एक चीज़ क्लियर करूँगा, हर एक डाउट क्लियर करूँगा। और 12th में आप लोगों के साथ हूँ। जब तक आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आ जाता है तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैथ्स भी पढ़ाने वाला हूँ, तो मैथ्स अभी पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले तो हम लोग फिजिक्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक अकेला मतलब सब विषय तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना। तो मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। और चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला हेडिंग क्या है हम लोग का? अगला हेडिंग है हम लोग का त्वरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक। अब देखिए, ये जो त्वरण ना, ये क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई कण है या कोई वस्तु है, ठीक, कोई कण है या कोई वस्तु है, वो अगर किसी वेग से चल रहा है, वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। चाल जो होता है ना, उस अदिश राशि होती है। दोनों एक ही टाइप के हैं, बस वेग में दिशा होती है और चाल में दिशा नहीं होती है। तो अगर बात की जाए त्वरण की, तो त्वरण में वेग लेंगे, मतलब इसमें दिशा होगी एक, ठीक है ना। वेग में दिशा होता है। तो एक अगर कोई वस्तु है, ठीक ना, और मान लेता हूँ ये कोई वस्तु है, ए से बी तक जाती है, ठीक ना। और देखिए, ये ना यहाँ से 1 सेकेंड लेता है समय, ठीक ना। और यहाँ से वो चलता है, तो यहाँ से शुरू में चला था तो v का मान क्या था? 0 था। अब 0 से बढ़ते 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 यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? यहाँ मान लेता हूँ v का मान 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। तो अब देखिए, वे क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक ना, बढ़ता जा रहा है। और भी किस में? 1 सेकेंड में। मतलब 1 सेकेंड में किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। 1 सेकेंड में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड हो गया। अब इसमें त्वरण कितना होगा? तो 10 में से 0 को घटा दीजिए, तो मतलब त्वरण कितना जाएगा? इसमें से इतना घटाएंगे तो मतलब a का मान आ जाएगा 10, यानी त्वरण यहाँ 10 होगा। क्योंकि 1 सेकेंड में परिवर्तन कितना हो रहा है? 0 से 10 हो गया, मतलब परिवर्तन 10 तक हो रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में जितना परिवर्तन होगा वेग में, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखते हैं, तो थोड़ा डिफिनेशन हम लोग अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा बुक का लैंग्वेज रहेगा। तो लिखिए, किसी कण या वस्तु, किसी वस्तु या किसी कण के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो मतलब किसी कण के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो बस वही परिवर्तन की समय दर यहाँ क्या ले ली जाए? यहाँ पे अगर जो वेग परिवर्तन, और यहाँ पे v1 था और यहाँ पे v2 हो गया, और मान लेता हूँ यहाँ जब चला था t1 समय, तो यहाँ पे 0 था, और यहाँ t2 क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया। तो मतलब यहाँ पे t2 समय ले लेते हैं और यहाँ पे t1 समय लेते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर मतलब क्या होता है? नीचे होता है। तो त्वरण क्या होगा? तो अब एक चीज और लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। ये तो इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, पहला कैपिटल लेटर लेते हैं इसमें से, इसे स्मॉल ए से
प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और जानना है, किसी वस्तु के एक सेकेंड में उसके वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, ये भी है, ये भी परिभाषा है। तो किसी वस्तु के एक सेकेंड में उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं हम लोग। अब देख लीजिए त्वरण का फार्मूला क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और यही होता है, ठीक है। और वेग को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो वेग को ए से प्रदर्शित कर दिया हमने। अब वेग परिवर्तन क्या होता है? देखिए किसी भी चीज का अगर परिवर्तन लिखना हो तो उसमें लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही नहीं लिखते हैं हम लोग, यही ना नियम है। तो इसमें देखिए अंतिम क्या है? V2 है, तो V2 कर लीजिए। अब माइनस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, प्रारंभिक क्या है? V1 है, तो V1 कर लीजिए। अब बटे है तो बटे, अब देखिए बटा है ना, तो यही बटा है यहाँ लिखा हूँ। अब बटे समय अंतराल में भी वैसे ही होगा, T2 अंतिम माइनस प्रारंभिक, T1 है तो T1 हो गया। और यही होता है आप लोग का परिवर्तन त्वरण। अब देखिए अगर कहीं T2 और माइनस T1 हो तो उसे लिखते हैं डेल्टा T। अगर कहीं V2 माइनस V1 हो तो उसे लिखते हैं डेल्टा V। अगर कहीं P2 माइनस P1 हो तो उसे लिखते हैं डेल्टा P, ठीक है। तो ऐसे ही यही नियम होता है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए T2, देखिए V2 माइनस V1 को लिख सकते हैं डेल्टा V, और T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं डेल्टा T। तो A बराबर यहाँ हो जाएगा V2 माइनस V1 को डेल्टा V, अब बटा है तो बटा, और T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं डेल्टा T, ठीक। अब देखिए अगर कहीं D हो तो उसे हम लोग डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल d से भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ये लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पे D कर लीजिए dV/dt। तो अब त्वरण का मान एक और निकल गया, ये तो था ही आप लोगों के पास। अब एक और मान निकल गया इसका, त्वरण का ए का मान एक और निकल गया, या इतना निकल गया, ठीक है। इसी को हम लिखे हैं। तो ए का मान क्या निकलेगा? dV/dt। मतलब अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझना है, dt मतलब क्या है? t क्या है? समय है। तो समय के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इतने का मतलब होता है समय, t क्या है? यहाँ पे t है तो t है समय, तो t समय हो गया, के सापेक्ष अवकलन। तो यही इसका मतलब क्या होता है? t के सापेक्ष अवकलन। मतलब इसका अर्थ क्या है कि अगर t के सापेक्ष अवकलन करना है हमको, कितना? tq का t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? dt ऑफ tq हो जाएगा। तो इसका मैं बताया था जो घात होता है वो पहले आ जाता है, तो 3 हो जाएगा। आज इसके घात में से एक घटा देते हैं, घात को पहले लिख देंगे और ये t को लिख देंगे फिर से, और इस घात में से वो माइनस कर देंगे, तो एगो माइनस करेंगे तो 3 में से एगो माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। और मैं कहूँ x³ में t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो dt। अब इसमें जब अवकलन करेंगे तो ये t है ना, तो t के सापेक्ष करना है ना, मतलब t वाले में ही करेंगे। तो ये तो x है, तो इसका 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं t रहेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष करना है। और यहाँ पे x है, जब दूसरा रहेगा ना तो 0 हो जाता है, और जब एकदम वही रहेगा ना तब होता है ऐसे। देख लीजिए यहाँ पे t था तो यहाँ पे t था तभी हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। और अवकलन का मतलब होता है किसी बड़े गोले को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना। और समाकलन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के इकट्ठा कर लेना। तो यही मैं बताया था, अवकलन और समाकलन का मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक तो किसी चीज को तोड़ के छोटा कर दे रहा है, और एक क्या कर रहा है? किसी चीज को छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है। तो देखिए इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए एक मैं चीज आप लोगों को नहीं बताया था, पीछे में भूल गया था, नोट करके उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं भूल गया था उसको। तो देखिए जो वेग होता ना, वेग नहीं, विस्थापन,
चलिए वेग है ना, हाँ वेग ही होगा। वेग बराबर होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटा समय अंतराल, समय अंतराल। यही फार्मूला मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये होता है ना। तो वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विस्थापन को मैं यस ले रहा हूँ, यस, ठीक है। अब बटे समय अंतराल ना, तो समय अंतराल को डेल्टा, देखिए विस्थापन ना, तो विस्थापन को डेल्टा यस लिख सकते हैं हम लोग, और जो यहाँ पे समय अंतराल ना, इसे डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए विस्थापन यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर विस्थापन लिया जाए, विस्थापन, तो यस का मान अगर यहाँ 0 है, तो कोई बंदा चलता जा रहा है, S1 का मान है, चलता जा रहा है, यहाँ तक आने में, S2 तक आने में मान लेता हूँ 10 मीटर हो जाता है। तो देख लीजिए इसको कैसे लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी S2 माइनस S1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1, ठीक। ऐसे ही समय में भी है, ऐसे ही समय में भी है, समय उतना ही है, तो इसमें भी T2 माइनस T1 लेंगे, तो T2 माइनस T1 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए, अब इस नियम को लगाया जाए, इस नियम को, तो S2 माइनस S1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यस लिख सकते हैं। अब बटे है तो बटे कर लीजिए। और T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं, जहाँ यस क्या है, यस विस्थापन है, विस्थापन। अब विस्थापन का अंतर किया गया है, यहाँ पे समय का अंतर किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए v है ना, अब फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जहाँ डेल्टा है ना उसको d लिख रहा हूँ, जहाँ डेल्टा है ना उसे d लिख रहा हूँ। देखिए तो v बराबर हो जाएगा, इसको d कर दूँ तो ds, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दूँ d तो dt हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया t के dd, t का मतलब हो गया t समय, यहाँ पे समय है ना, t है ना, तो t क्या है, समय है, समय के सापेक्ष, के सापेक्ष, सापेक्ष विस्थापन में अवकलन, विस्थापन में अवकलन, अवकलन। तो देख लीजिए क्या था, टी के सापेक्ष विस्थापन में अवकलन। अभी इस पे एक एक एग्जांपल कराऊंगा आप लोगों को, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, तो टी के सापेक्ष विस्थापन में अवकलन इतना लिखिए, ठीक ना। फिर इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन मतलब दो दूरियों का अंतर, और बटे समय अंतराल मतलब दो समयों का अंतर, तो उसे हम लोग डेल्टा एस और डेल्टा बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं। और जब डेल्टा को हम डी लिखेंगे तो v बराबर हो जाएगा डी एस बाई डी टी, और डी डी टी ऑफ नहीं, हाँ डी डी टी को क्या कहेंगे, समय के सापेक्ष विस्थापन में अवकलन। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा समय के सापेक्ष वेग में अंतर, क्योंकि अंतर नहीं, अवकलन, समय के सापेक्ष वेग में अवकलन। तो समय के सापेक्ष, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग वेग में अवकलन, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसी पे सवाल कैसे पूछ सकता है, कहेगा किसी वस्तु का विस्थापन यस बराबर का मान दिया है, यस का टी स्क्वायर प्लस 2t हो तो वेग बताइए। अब वेग क्या होगा, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, ds बाई डी टी, मतलब सापेक्ष, यानी t के सापेक्ष अवकलन, भी किसमें, विस्थापन में। ये क्या है, ये तो विस्थापन है, और ये क्या है, ये तो समय है ना। अब देखिए v बराबर, अब हम लोग लिख सकते हैं d, और यस का मान दिया है, यस का मान दिया है, तो यस की जगह पर रख दीजिए उसका मान टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक। अब बटे क्या है, dt है, यानी t के सापेक्ष अब यस में हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए एक बार ये गुणा इसमें मारेगा, एक बार इसमें भी मारेगा, मतलब v बराबर अब हम लोग लिखेंगे, अवकलन का नियम लगेगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, तो ये इसमें गुणा मारेगा तो क्या हो जाएगा, डी डी टी, हाई जब गुणा मारेगा इसमें मारेगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर डी डी टी इसमें गुणा मारेगा तो डी डी टी ऑफ 2t, ठीक। अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n का। तो क्या होता है, घात पहले आ जाता है, n हो जाता है, और x हो जाता है, और x के घात में से n माइनस 1 कर दिया जाता है, मतलब ये घात घटा दिया जाता है, यही होता है, ठीक है। तो यही नियम लगेगा यहाँ पे। तो देखिए, तो ऐसे ही है ना, तो जो घात है वो पहले आ गया, जो घात है वो पहले आ गया, तो ये जो घात है ना वो पहले आ जाएगा, ठीक। और जो घात है ना उसमें से घटा के ऊपर लिख देंगे, तो ये घात है ना t पर, देखिए x है तो x लिख दिया है, तो यही मैं t का t लिख दे रहा हूँ, इस दो में से क्या कर रहा हूँ, ये घटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जितना घात है उसमें से घटा रहा है, फिर प्लस है तो प्लस, ये दो है ना, तो दो को वैसे ही छोड़ देंगे, उसको बाहर ले लेते हैं, दो जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर लेते हैं। तो डी डी टी आप अगर कहीं आप लोग को कांस्टेंट और यक्स दिखे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं क्या,
सी को यानी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और डी डी एक्स ऑफ यक्स कर देंगे, इस तरह लिखा जाता है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये कांस्टेंट को क्या किया है, बाहर कर दिया। देखिए जो कर रहा है उसको कांस्टेंट को बाहर कर दे रहा है, तो कांस्टेंट बाहर और फिर डी डी टी ऑफ टी है, मतलब ये दोनों समान है, तो कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बातें खत्म। अब देखिए इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, टू टी, टी पर 2 में से 1 जाए, एक ही हो जाएगा, मतलब 2t हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 करने 2 यानी 2, इतना विस्थापन होगा, ठीक है। तो इतना विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना विस्थापन। अब एक और कहेगा समय इसमें दे देगा आप लोगों को, t बराबर 5 सेकेंड में बताइए कि कितना विस्थापन होगा, 5 सेकेंड तो दिया है ऑलरेडी, मान लेता हूँ इतना दिया है, इसी क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिएगा कि दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए दिया है t बराबर 1 सेकेंड। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग, यदि 5 सेकेंड में निकालिए, 5 सेकेंड में, अब लिख लीजिएगा वेग बताइए, हो 5 सेकेंड में वेग बताइए, वेग बताइए। अब यहाँ पे कर लीजिए। अब t का मान क्या दिया है, 5 दिया है, तो अब t का मान क्या दिया है, t बराबर दिया है 5 सेकेंड। अब 5 का मान उठा कर रख दीजिए जहाँ t है, तो 2 गुणे 5 प्लस 2, तो 5 दूना 10, 2 12 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब ये किस में दिया था, ये मान लेते हैं मीटर में दिया है, और ये सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड, और यही वेग, इसी का आंसर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यही फार्मूला लिखे हैं, और यश का मान दिया था, यश का मान रख के, और कैसे कैसे करना है, बस यही अवकलन करते जाना है, ठीक ना। अवकलन और समाकलन आप जानते हैं ना, अवकलन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। देख लीजिए अवकलन किया है, क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए इतना था तो तोड़ रहा है, ठीक है। तोड़ते तोड़ते इतना कर दिया है, उसको सबको तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है, छोटा कर देता है, तोड़ते जाता है, छोटा कर देता है। अवकलन, समाकलन क्या करता है, जोड़ेंगे तो उसको बड़ा करता जाएगा, तो लास्ट में वैल्यू उसका बड़ा मिलता है। और अवकलन का देखिए इतना बड़ा लेके चले थे, इतनी चुक मिला, देख लीजिए। तो आप लोग को इतना समझ में आया, तो इसको मिटा लीजिए, अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं। तो देखिए अब चलते हैं, अब देखते हैं इसी में। तो देखिए अब भी हमने ए का त्वरण का मान क्या निकला, ये बराबर होता है dv बाई डी टी। चूंकि हम लोग को पता है क्या, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि हम लोग को पता है क्या, v बराबर होता है ds बाई डी टी, जहाँ d क्या है, यस क्या है, विस्थापन है, और t समय है। और यहाँ पे देखिएगा v है ना यहाँ, तो v के स्थान पर v का मान रख दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब v का मान रखेंगे तो d पहले ही से है, डी डी टी पहले ही से है। अब जो v का मान उठा के यहाँ से रखेंगे तो वो भी तो है ds बाई डी टी, देख लीजिए। तब जाकर क्या करेगा, डी डी में गुणा मारेगा, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और इसको बढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे करके एरो लगा के। इसका अगला स्टेप है d को d से गुणा करेंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए डी टी और डी टी को जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, डी टी का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये यस है तो यस हो गया, तो ठीक ना। तो अब क्या मिल गया आप लोगों को, त्वरण ए बराबर मिल गया डी टू यस बाई डी टी का होल स्क्वायर, मतलब ये भी होता है आप लोग का त्वरण, ठीक ना, ये भी त्वरण। अब देखिए यस क्या है, जहाँ यस, यहाँ लिखता हूँ, जहाँ यस क्या है, विस्थापन है, विस्थापन, ठीक ना। और देखिए अब यस डी टू यस बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, सापेक्ष ये क्या है, विस्थापन है। विस्थापन में, विस्थापन में 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन करना है। देखिए कैसे, एगो तो भी वेग है, वेग का जो विस्थापन से अगर देखा जाए, विस्थापन से तो वेग तक आने में एक बार विस्थापन हो गया, और वेग से फिर त्वरण तक आने में 2 बार विस्थापन करना पड़ता है, यही तो मैं लिखा हूँ, और ये आप लोग का फार्मूला है। तो आप लोगों को समझ में आया इतना, तो देख लीजिए यही आप लोगों का फार्मूला है, ठीक। अब देखिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अब इसी में कुछ लिख लीजिए, तो इसी में और त्वरण का अभी निकाले हैं, ए बराबर क्या आता है डी टू यस बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। और मतलब ए बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा यस, डेल्टा यस नहीं, वेग परिवर्तन ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही ना होता है। इसी से हम लोग निकाले हैं ये। अगर मैं बात करूं, आप लोग अगर आप लोग निकालते हैं वेग, तो वेग होता है क्या, डी डी एस डी डी टी ऑफ यस, मतलब विस्थापन का अवकलन। विस्थापन का अवकलन मतलब होता है, अवकलन मतलब क्या होता है, बड़े से टुकड़े को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ये अवकलन कहलाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना समाकलन कहलाता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए तो ये है ना। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो है, मात्रक, इसका मात्रक यहीं से निकालिए। त्वरण का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होता है, ऊपर वेग मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका बटे है तो बटे कर लीजिए, ये बटे क्या है, समय है तो ये भी क्या है, सेकेंड हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर, ये बटा है तो बटे कर लीजिए, सेकेंड है तो सेकेंड कर लीजिए। इसी बटे के नीचे ये भी है गुणे, ये भी क्या है, सेकेंड है, मतलब सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या निकला, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके विमा की बात की जाए, विमा क्या है, तो देखिए ऊपर क्या है, वेग है, तो वेग का विमा क्या होता है, LT-1, यही ना होता है। अब बटे है तो बटा, समय का क्या होता है, T होता है। तो नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, LT-2 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसका विमा निकल गया, मात्रक निकल गया। हाँ, अब और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो त्वरण एक सदिश राशि है। अब देखिए इसकी दिशा वेग की दिशा के तरफ होती है, वेग की दिशा के तरफ होती है। अब समझ में आया, वेग मतलब जिधर रहेगा ना उसी तरफ इसका दिशा रहता है, ठीक ना। वो क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक ना। तो देखिए, तो त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा की तरफ होती है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को कंपटीशन में बार बार आप लोगों के कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इसकी एक ट्रिक है, तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, और इसको बहुत अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको नोट करके लिखिएगा, नोट करके। अब मैं लिख रहा हूँ, इसमें ना 5 स्टार लगाइएगा, ठीक है, 2 3 4 5। तो देखिए क्या है, जिस राशियों के प्रारंभ में वह शब्द आता है सदिश होता है, सदिश राशि होता है। अब देखिए कैसे है। अब इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद क्या है, विद्युत अपवाद है। ये इसके वर्ड में वो तो आ रहा है, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, ठीक ना। और कोई है, तो पहले तो यही है विद्युत, जो उसका नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए, अब जैसे में इसका एग्जाम्पल आप लोग जैसे लिख सकते हैं, क्या है, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। देखिए सगरे में वो आ रहा है, देख लीजिए। बल हो गया, इसमें भी वो है, इसमें वो छुआ, ये भी सदिश राशि है, ठीक है। बल आघूर्ण हो गया, ये भी क्या है, सदिश राशि है। देखिए बहुत गजब का ट्रिक बताया हूँ। देखिए सब में वो आ रहा है, तो वो मतलब सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, देखिए ये भी हो गया, इसमें भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये भी सदिश राशि है। विद्युत तो अदिश राशि होती है, क्योंकि अपवाद है। और कोई है, आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए क्या क्या है। वह जिसके शब्द में आता है वो सभी सदिश राशियां होती है, यही मैं ट्रिक बताया हूँ। जिसके प्रारंभ में वो आएगा, फटाक से कह दीजिएगा। अगर वो विद्युत नहीं है तो कह दीजिएगा कि हाँ ये सदिश राशि है, क्योंकि ये क्या है, ये अपवाद है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं तैयारी किया हूँ तो मुझे पता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला हम लोग का जो इस पे सवाल है त्वरण पे, वो कैसे पूछ सकता है। तो देखिए कह रहा है, यदि कोई कण, किसी भी सवाल को मैं बता रहा हूँ ना, उसका बस प्रोसेस समझिए। मैं इस सूत्र से कैसे सवाल पूछ सकता है मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये समझिए, यदि कोई कण v बराबर कितना दिया है, 5t³ + 2t वेग से चल रहा है, तो 5 सेकेंड में इसका त्वरण कितना होगा। तो 5 सेकेंड में इसका त्वरण कितना होगा ये बताइए। ठीक, इस पे 2 सवाल बन सकता है। मैं पहला टाइप है, ठीक ना, ठीक, फर्स्ट टाइप है, ठीक ना, ठीक, फर्स्ट टाइप है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है,
कि अभी ए बराबर क्या होता है, dv बाई dt। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, जहां क्या है, जहां इसका मतलब क्या होता है, समय के सापेक्ष वेग में अवकलन। अभी मैं अवकलन समाकलन पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जितना आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो देखिए, तो v का मान दिया ना, यानी a बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, dv बाई dt ना, तो d है तो d कर लीजिए, आप बटे dt है तो बटे dt कर लीजिए, और v का मान उठा के यहाँ से रख दीजिए, तो क्या है 5t क्यू प्लस 2t, इतना ही है ना। मतलब ये इतना ना, पहले तो इसमें गुणा मारेगा फिर इसमें गुणा मारेगा, पारा पारी दोनों में करता है गुणा। देखिए कैसे, a बराबर, अब ये इसमें करेगा तो क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ 5t क्यू, बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये दूसरे वाले में जाएगा तो डी डी टी ऑफ 2t हो जाएगा, इतना जाएगा। जो कांस्टेंट होता है ना, फार्मूला होता है एक, और डी डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर n हो तो उसे क्या करते हैं, घात पहले कर लेता है, और x पर घात जो है ना उस पर एक घटा के लिखता है। और पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या कहता है, डी डी एक्स आप अगर कोई कांस्टेंट हो x के साथ तो इस कांस्टेंट को बाहर कर लेता है और इसके साथ बच जाता है, तो डी डी एक्स ऑफ x हो जाता है, ठीक। तो दूसरा फार्मूला ये है, तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए ये कांस्टेंट है ना, तो पहले तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो a बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, बाहर हो गया, अब क्या बचा, डी डी टी ऑफ टी क्यू बचा, फिर प्लस है तो प्लस, और इसमें जो दो है ना कांस्टेंट है तो उसको क्या कीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर लेता है, देख लीजिए, तो बाहर कर दिया, तो दो को बाहर कर लीजिए, और जो बचा डी डी टी ऑफ टी कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब वो फार्मूला लगाइए, 5 तो बाहर आ गया, इंटू, अब जितना घात है ना उसको पहले कर लेता है, तो यहाँ पे घात 3 है तो इसको पहले कर लेगा, फिर देखिए यक्स था तो यक्स लिख लिया है, तो यहाँ पे टी है तो टी हम लोग लिख लेते हैं। इसके घात में से ये को कम करके लिख दे रहा है, तो इसके घात में से 2 है ना, तो हमें ये कम कर देना है, तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये दोनों टी टी है, ये खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, तो 2 गुणे 1 हो गया। तो अब ए का मान कितना आया, 5 × 15 टी स्क्वायर प्लस 2 का ना 2। अब टी का मान दिया है वहाँ पे, देखिए कितना दिया है, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड दिया है, तो ए का मान रख दीजिए यहाँ पे 15 गुणे 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो प्लस 2 कर दीजिए। अब लिख दीजिए 15 गुणे 25 प्लस 2, तो 15 × 5 = 75, 75 का 5, तो 15 दूना 30, 30 और 37 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा आप लोगों का 377 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये मान लेता हूँ मीटर प्रति सेकेंड में दिया है इसका मान, तो इतना त्वरण इसका इतना हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला टाइप। तो ए का इसमें त्वरण का मान कैसे है, कैसे निकालेंगे, इस पे फार्मूला कैसे पूछता है देख लीजिए। v का मान दिया रहेगा, ये फार्मूला a बराबर dv बाई dt हम लोग को पता है, तो v का मान दिया तो v का मान रख दीजिए। अब ऐसे आप लोग निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके, इन फार्मूलों का यूज करके। ये अवकलन का फार्मूला है, किसका है, अवकलन का फार्मूला है। अब देख लीजिए कितना है, 377 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना त्वरण होगा, ठीक ना। तो चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टाइप देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला टाइप हम लोग देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि यदि कोई कोण 5 बराबर, मतलब 5 नहीं यस है, यानी क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या है, 5t³ + 2t मीटर है, विस्थापित होता है, इतने से विस्थापित होता है, तो 5 सेकेंड में इसका त्वरण कितना होगा। तो हमने त्वरण का एक मान हमने देखा है dv बाई dt होता है, इसका मतलब होता है t के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। एक होता है क्या, इसके स्थान पे चूंकि हम लोग पता है v बराबर होता है ds बाई dt, ये होता है ना, जब v का मान हम लोग उठा कर रखें तो ये d2 हो जाता है, और नीचे dt का होल स्क्वायर हो जाता है, और यस है तो यस हो जाता है, मतलब ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यस का मान दिया। अब यस का मान उठा के इसमें रख दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 बार अवकलन ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष, ये क्या है, विस्थापन में 2 बार अवकलन, ये है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, नीचे dt है, t स्क्वायर है तो t स्क्वायर कर दीजिए, अब क्या है d2 है तो d2, अब यहाँ पे यस का मान रख दीजिए, यस का मान उठा के रख दीजिए वहां से,
तो रखे तो क्या मिला 5t³ + 2t। मीटर है तो मीटर आप लोग लिख सकते हैं। तो ए बराबर, अब देखिए टी के सापेक्ष अवकलन हम लोग करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको ना पहले यहाँ इस 2d है ना तो एगो d को अंदर रहने देते हैं, और इसमें 2 dt है ना तो एगो dt को बाहर रखते हैं, एक ठो अंदर रखते हैं, एक ठो dt अंदर है। अब ये अपना कमाल दिखाएगा, अभी बाहर का बचा है ddt बचा है बाहर का, अब अंदर का काम कर रहा है। देखिए ये करेगा तो क्या करेगा dt ऑफ, ये इससे गुणा करेगा तो 5t³ प्लस है तो प्लस, फिर इसमें गुणा करेगा तो dt ऑफ 2t हो जाएगा, ठीक है ना। अब मीटर है तो मीटर रहने दीजिए। फिर ए बराबर, अभी ये बाहर का dt बचा है, ठीक। अब ये इसके साथ सापेक्ष अवकलन करेगा तो 5 तो बाहर हो जाता है। अब इसके सापेक्ष अवकलन करेगा तो क्या, जो घात है, जो घात होता है उसे पहले कर लेता है और उसी को लिख के उसके घात में से घटा देते हैं। तो इंटू, अभी 3 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा, और टी लिखेंगे और इस पर एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा dt ऑफ dt, तो कट के 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब ए बराबर क्या बचा, dt बचा पहले से, पानते हैं 15t² प्लस कुछ नहीं बचा तो 2 बचा, ठीक ना। यहाँ पे 2 करना 2। अब ये फिर से अब इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी गुणा करेगा, ये दोनों में गुणा करेगा। तो अब ये बराबर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा dt ऑफ 15t² प्लस 2 dt ऑफ, इसमें गुणा करेगा ना तो dt ऑफ 2। और एक और फार्मूला जान लीजिए, अगर किसी कांस्टेंट का, अगर आप लोग x के सापेक्ष है, किसी के सापेक्ष और किसी कांस्टेंट का आप लोग जब आप लोग अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। जब t के सापेक्ष किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, या किसी की भी सापेक्ष कीजिए अगर वह नियत है तो नियत का अवकलन 0 हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ से बस इसका प्रोसेस समझिए, प्रोसेस समझेंगे सब क्लियर होगा। अब ये कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और फिर इसके सापेक्ष अवकलन कर देता है, मतलब ए बराबर अब क्या हो जाएगा 15 बाहर हो जाएगा तो dt ऑफ t² हो जाएगा, ठीक। t² प्लस कांस्टेंट है ना ये, तो इसका तो क्या हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊँ ये फार्मूला से किसी भी अंक का अगर कांस्टेंट है तो उसका अवकलन करें तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पे t नहीं है, t रहता तो 0 नहीं होता, लेकिन t नहीं है दूसरा चीज़ है तो इसको 0 कर देंगे। तो यही ना देखते हैं, इसी में कहते हैं ना इसके सापेक्ष होता है, मतलब इसको देख के होता है। जब इसके इसी के जैसे रहेगा तभी हम लोग करेंगे, इसके से अगर विपरीत मिला तो उसको आप लोग 0 कर दीजिएगा, कुछ भी हो ABCDEFGH कुछ भी हो। देखिए ए है तो ए लग दीजिए, ये त्वरण है, ये क्या है 15 है तो 15 कर लीजिए। अब क्या है ये t पे पावर देखिए स्क्वायर है मतलब x पावर n, तो उस घात को पहले कर देते हैं और उसी के पावर में उस घात को एक घटा के लिख देते हैं। तो इसको मैं पहले कर देना हूँ, जो घात है उसको पहले, और t को क्या करता हूँ 2 है तो इसमें से घटा के लिख देता हूँ तो 1 हो जाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि t बराबर क्या दिया है ऊपर 5 सेकेंड ना, तो 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब t का मान उठा कर रख दीजिए, तो a बराबर क्या हो गया 15 दूना 30 और गुणे 5 यानी 5 3 15 150 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या करना है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आप लोग समझने की यहाँ ज़रूरत है। 2 फार्मूला था, एक इस पे था एक इस पे, मैं दोनों पे बता दिया हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। इसका मतलब है, और विस्थापन लेंगे तो ये खाली अगर एक बार उसका अवकलन करेंगे तो वेग तक पहुँचेंगे, और जब वेग का अवकलन करेंगे तब त्वरण तक पहुँचेंगे। तो देखिए इसको ना विस्थापन से बड़ा है ही है, तो इसको जब अवकलन करेंगे तो यहाँ वेग तक पहुँचेंगे, जब वेग का फिर अवकलन करेंगे तब यहाँ आएंगे त्वरण तक। तो यहाँ तक आने में 2 स्टेप करना पड़ेगा, तो यही हम लोगों ने किया है। और t का मान दिया था, t का मान उठा कर रख दिए हैं, और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा अवकलन और समाकलन के बारे में बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, उसका फार्मूला जो यूज होने वाला है उसको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ ना, मेरे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। एक भी चीज़ मैं चाहता नहीं कि आप लोगों से स्किप हो, एक भी चीज़ मिस नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। एक एक चीज़ आप लोग के माइंड में होना चाहिए। जब आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ आप लोग के माइंड में होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट में छोड़ूँ, मैं चाहता हूँ खुद बता दूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो इधर हम लोग लिखते हैं अवकलन, इधर लिखते हैं हम लोग समाकलन। तो इसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। आप लोग देख लीजिएगा, मेरा तो स्पेलिंग सही नहीं है, हो सकता है।
इसका होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक। देखिए अब इसमें जो पहला फार्मूला है वो होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। मतलब कोई संख्या है तो अगर कोई अचर है और उसके कोई चर है और उसके पे पावर n है, तो उसको अगर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं तो इसका फार्मूला आता है x पर पावर, जो n है ना वो घात को पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसको हम पहले लिख लेते हैं और जो x है उसको लिख करके घात में एक घटा करके लिखते हैं, तो ये होता है। और सेम इसी का उल्टा यहाँ होता है, ये उसका उल्टा है ना। इसमें पहला देखिए क्या होगा, अभी एक एक एग्जांपल भी कराऊंगा। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का अगर आप लोग करेंगे और यहाँ पे dx लिखा जाता है, यहाँ इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे dx होगा, यही ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे dx होगा। और इसका क्या होता है फॉर्मेट, ऊपर d होगा और नीचे dx होगा, लेकिन इसके साथ dx होता है और इसके नीचे dx होता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है अवकलन और इसका मतलब होता है समाकलन, लेकिन यहाँ पे dx नीचे रहता है और यहाँ पे dx इसके साथ में रहता है, यही अंतर होता है। देख लीजिए यही फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन का, और नहीं इंटीग्रेशन का ये और अवकलन का ये फॉर्मेट होता है, मतलब यही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो देख लीजिए यही है। और किसी संख्या का रखना हो तो यहाँ रखेंगे और यहाँ पे भी किसी संख्या को रखना हो तो इसके बीच में रखेंगे, ठीक। तो देखिए इस पे हम लोग एक सवाल कर रहे हैं, चलिए x पावर 5 का हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो चलिए x पावर 5 का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, ठीक ना, ठीक। तो देखिए अब मैं ना अवकलन करना है तो अवकलन का मतलब ही होता है यही। तो अब इसका लिख लीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो डी डी एक्स हो गया, इतना हो गया ना। और x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, यहाँ लिख लीजिए x के सापेक्ष करना है। उसमें कहेगा किसके सापेक्ष करना है, उसी के सापेक्ष करना रहता है, उसी को नीचे रखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसी को नीचे रखेंगे। क्या है x पर 5 है, तो देखिए क्या है, जो घात है ना उसको पहले कर लिया, तो इस पे भी जो घात है उसको हम पहले कर ले रहे हैं, और जो x है ना उसको फिर लिख दिया है। तो ये भी जब x है तो हम फिर उसको लिख दे रहे हैं, और उसी x के घात में से ये वो घटा दिया है, तो इसी x के घात में से हम ये घटा दे रहे हैं। तो अब कितना बच गया, बस हो गया 5, x पर 5 में से घट गया तो क्या होगा 4, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें कह रहा है ना आप लोगों का क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है x पर 5 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, समाकलन कीजिए। अब समझिएगा यही फॉर्मेट होता है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये नियम होता है ना। तो x पर 5 तो लिखेंगे हम, लेकिन ये समाकलन को पहले लिखते हैं और किसी भी संख्या को इसके बीच में लिखते हैं, और dx पीछे है तो dx कर लेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष का है। x के सापेक्ष कहेगा तो यहाँ x लिखेंगे, और t के सापेक्ष कहेगा तो यहाँ पे t कर देंगे। ऐसे ही इसमें भी था, ठीक है ना। तो अब समझिए जिसके सापेक्ष कहेगा उसको ही यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी x के सापेक्ष कहा था, x के सापेक्ष, तो इसको हम लोग नीचे रखे थे, लेकिन इसमें नीचे नहीं, इसके साइड में रखा जाता है। तो अब देखिए अब इसका फॉर्मेट क्या था, जो इसका फार्मूला है ना, इसका क्या है, x पावर n का जो घात है ना x पावर n पर, तो इसके घात में देखिए यहाँ पे घटा रहे थे इसके घात में ना, लेकिन यहाँ पे इसके घात में हम जोड़ देते हैं, और जो घात है उसको पहले लिखते थे ना, जो घात है उसको पहले लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो घात है ना उसको नीचे लिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे पहले से देख के लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये ऊपर वाला लिखेंगे, n+1 वाला, और प्लस सी एक कांस्टेंट वैसे ही लिखते हैं। तो ये है पहला फार्मूला। तो x पावर n+1 बटे जो भी घात है उसको नीचे पटक दीजिए, बात खत्म। तो अब चलिए इसको लगाते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर x है यहाँ पे, ये दोनों तो है ही, ये दोनों तो है ही, सेम रहेगा। x है तो x लिख दीजिए, तो x है तो मैं x लिख दे रहा हूँ, और जो घात है ना उसी में एक जोड़ दीजिए। तो ये घात है ना 5, इसी में एक जोड़ दीजिए, और जितना हो रहा है ना जितना उसी को नीचे से भाग दे दीजिए। तो 5+1 अब कितना हो गया, x पर पावर 6, अब बटे ये क्या हो जाएगा 6 + c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या कहता है इसमें, दूसरा है डी डी एक्स ऑफ, अगर कांस्टेंट हो और एक कोई x कोई फार्मूला हो, मतलब कोई भी चीज हो जिसका हम लोग अवकलन करना चाहते हैं। तो ये कांस्टेंट मतलब क्या है, नियतांक है, इसे क्या कहते हैं नियतांक, जो बदलता नहीं है। अगर यह 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 को अब 6 तो नहीं कहेंगे ना कभी, तो वो नियतांक हो गया। और कहीं 100 लिखा है तो उसको तो आप लोग 200 नहीं कहेंगे, 100 नहीं कहेंगे आप लोग, मतलब वो नियत है, 100 कभी चेंज नहीं होता है, 100 कभी 200 नहीं होता है, 100 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है। अब देख लीजिए
कांस्टेंट को क्या फार्मूला क्या करता है, बाहर कर देता है, इसको उठा के बाहर कर देता है और जो इसके बाद बचा है उसको ले लेता है, बस। तो यही है, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा। ठीक, अब इस पे देखिए एक एग्जाम्पल इस पे करते हैं। तो क्या कह रहा है डी डी एक्स ऑफ, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ अगर 5x² हो तो आप लोग इसको क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे, अब क्या बचा, ये बचा, तो डी डी एक्स ऑफ x²। अब इतने में अब लगा दीजिए हाई फार्मूला, फिर से जो घात है उसको पहले कर दीजिए, जो घात है उसको पहले कर दीजिए, जो घात है उसको पहले, तो 5 है तो 5, 2 है तो 2 को पहले कर दीजिए, और उसी घातों में से घटा के लिख दीजिए। तो इसी घातों में से घटा के मैं लिख दे रहा हूँ, तो 5 दूना 10, x पर 2 में से घटा देंगे तो बस 10x, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए दूसरा में, अगर इंटीग्रेशन करना हो c इंटू x का dx के सापेक्ष, तो इसमें भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो इसमें भी बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, +1 है, ठीक ना। अब फिर यही नियम लगा दीजिए, तो अब क्या हो गया, c बाहर है तो c बाहर हो गया। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जो x है उसको x को लिख लीजिए पहले, तो जो x है हमने x को लिख लिया, और कह रहा है जो x पे जो घात है उस पर 1 जोड़ के लिख दीजिए, तो जो x पे घात 1 है तो इसी में 1 जोड़ दीजिए, और कह रहा है जितना घात हो रहा है उसी से भाग दीजिए, जितना घात हो रहा है उसी को भाग दे रहे हैं, +c, यही आंसर हो गया आप लोग का। क्या हो गया, तो c इंटू x² बटे 2 + c, यही आंसर हो गया। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने बुक में। तो चलिए अब जो अवकलन और समाकलन का जो और सूत्र है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको बहुत जल्दी में बता दूंगा क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हम लोग अवकलन करेंगे किसका, sin x का, तो cos x हो जाता है, और cos x का करेंगे तो -sin x हो जाता है, और e पावर x का हम लोग करेंगे तो e पावर x ही रह जाता है, ठीक ना। अगर tan x का करेंगे तो tan² x हो जाएगा, cot x का करेंगे तो -cosec² x हो जाएगा। a + b + c का अगर हम लोग ऐसे करेंगे अवकलन अगर इतने का, तो ये क्या करेगा, जो डी डी एक्स है ना, ये पहले इसमें गुणा मारेगा, फिर इसमें भी गुणा करेगा, फिर इसमें भी गुणा करेगा, बस वही लिख दिया हूँ। सेम इसमें भी है, देखिए cos x, इसका सेम उल्टा, ठीक है। अब इसमें उल्टा पढ़िए, cos x का आप लोग अवकलन समाकलन करेंगे, cos x तो sin x मिलेगा, देखिए cos x का किया तो sin x मिल गया, और उसमें +c एक जुड़ जाता है। अब देखिए इधर ना -sin x का करेंगे, माइनस उठा के इधर कर दिए, और sin x का करेंगे ना तो माइनस, देखिए -sin x का करेंगे, -sin x का तो -cos x मिलेगा, लेकिन इधर माइनस को उठा के हम उधर कर दिए, तो सेम इसका उल्टा वो है। फिर देखिए e पावर x का है तो e पावर x का इतना ही रह जाता है, मतलब दोनों में e पावर x ही है एक, जो इसमें भी नहीं चेंज होता है और इसमें भी नहीं चेंज होता है, देख लीजिए। और tan x का sec² x होता है, तो sec² x का जब समाकलन करेंगे आप लोग sec² x का, तो वो tan x हो जाएगा, देख लीजिए। जब आप लोग cot x का इधर करेंगे तो -cosec² x होगा ना, तो अब देखिए अब इधर क्या करेंगे, cosec² x का जब आप लोग करेंगे तो -cot x हो जाएगा, इधर से माइनस उठा के उधर कर देंगे, बस हो जाएगा। और इसमें देखिए, और a + b + c का जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो a dx, ये क्या करेंगे, दोनों पहले a में गुणा मारेंगे, ये दोनों b में भी मारेंगे और c में भी, तो a b c में सब में हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे अगर कुछ ना हो, 1 हो, 1 का जब आप लोग जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो x हो जाता है, और कैसे होता है देखिए कैसे। और इंटीग्रेशन करूंगा 1 का और dx का, तो यहाँ पे x नहीं है तो x हो जाएगा, x मैं मान लेता हूँ, जब x है ही नहीं तो उस पर 0 मान लेता हूँ। हम लोग को पता है क्या कि कोई भी संख्या हो, हम लोग अभी मैं बताया हूँ एक फार्मूला, क्या, अगर x पावर n हो उसका इंटीग्रेशन dx करना हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं x पावर n + 1 अपान n + 1 + c, ये होता है ना। तब वही नियम लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके घात में, यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए, और इसके घात में 1 जोड़ दीजिए, तो 0 + 1, और जितना घात है उसी से भाग दीजिए, तो 0 + 1 + c। तो अब ये कितना जाएगा, 0 जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x पावर 0 जुड़ेगा तो 1 हो गया, अब बटे 1 हो गया तो बटे 1 हो गया, + c, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो यही मैं लिखा हूँ x + c, तो यही है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, तो इतना आप लोग लिख लीजिए, यही है सेम, ठीक ना। और देखिए इस पे फार्मूला आप लोग कर सकते हैं, सवाल इस पे जो भी हो आप लोग कर सकते हैं। और इसका देखिए और एक और ट्रिक है, और देखिए माइनस लगाने वाला क्या है, इधर जो कास, देखिए इस पहले कॉलम में, देखिए पहले कॉलम में जिसका मान c से मिलेगा, जिसका नाम c से मिलेगा, नाम c से होगा, सब माइनस में होगा, सब ऋण में होगा, मतलब ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। देखिए साक्षात एग्जाम्पल, इसका देखिए c है ना, देखिए इधर माइनस होगा, ढूंढिए इसमें किसी का, इसका c नहीं है, नहीं तो इसका माइनस नहीं होगा,
फिर आइए इसका सी है, देखिए फटाक दे माइनस हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। इतने में देखिए इन सभी में जो सी पहले आएगा इधर अवकलन में पहले देखा जाता है, और इसमें जिसे देखिए जिसका नाम पहले, ठीक ना, पहले वाले में ठीक ना। अब इसका देखिए, इसका सेम उसका उल्टा बाद वाले में जिसका नाम सी से होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होता है। अब इधर देखिए, अब बाद वाला कॉलम ये ले लीजिए, ये जो लास्ट में बचा है, अब इसमें लीजिए, देखिए इसमें सी है ना, फटाक, इसमें सी नहीं है ना, माइनस नहीं लगाएंगे, फटाक से आएंगे, यहाँ सी है ना, फटाक से माइनस लगाएंगे। जिसका रिजल्ट आएगा, जिसका आंसर किस में आएगा, सी में आएगा, उसको फटाक से माइनस करेंगे। ये भी सी नहीं है ना, नहीं करेंगे। आगे आएंगे, ये क्या है, कॉट है, सी से स्टार्ट है, फटाक से माइनस लगाएंगे। यहाँ से आएंगे आप लोग, सी नहीं मिला है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। फिर यहाँ पाएंगे ये वाला सी नहीं है, ये सी दूसरा चीज है। ये क्या है, ये कोई अन्य कोई अन्य मान है, ठीक ना, अन्य मान है ये, ठीक ना, अन्य मान है। वे कांस्टेंट वाला सी नहीं है, वो वाला नहीं है, ठीक ना। तो यही नियम है। तो मैं सब कुछ आपको इसमें अवकलन और समाकलन में बता दूँ, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि मैं अवकलन और समाकलन को इसमें ज़रूर पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इसका ज़रूरत पड़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आप लोग को बताने चाहिए। तो मेरे अंदर से फील नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को ये ना बताऊँ। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कमी फील हो रही थी कि मुझे ये भी बताना चाहिए, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। थोड़ा सा बताता हूँ तो मैं जब तक सब ना बताऊँ तब तक संतुष्ट ही नहीं होता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रह देते हैं, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।